आज मैं आपको क्लोरोफाइसी के दूसरे मेंबर ऊडोगोनियम के बारे में बताऊंगी। ऊडोगोनियम एल्गी, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, एल्गी और क्लोरोफाइसी के गुण मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब ऊडोगोनियल्स के कैरेक्टर्स। थैलस शाखित या अशाखित तंतु होता है जो एक केंद्रक की व बेलनाकार कोशिकाओं का बना होता है। केंद्रक भित्ति लग्न होता है। कायिक कोशिकाएं अग्र सिरे पर अधिक चौड़ी और इस प्रकार शीर्षस्थ व आधारीय ध्रुवता दर्शाती है। हरित लवक जालिकावत होता है जिसमें कई पायरिनॉइड होते हैं। कोशिका विभाजन पार्श्वीय कोशिका भित्ति के वलयाकार विपाटन या एन्युलर स्प्लिटिंग से होता है। जनन कोशिकाओं, चल बीजाणु, पू बीजाणु व नर युग्मक में कशाभिकाओं की एक उपांतस्थ या सब टर्मिनल वलय या रिंग पाई जाती है। अलैंगिक जनन बहुकशाभिकी चल बीजाणुओं द्वारा होता है जो चल बीजाणुओं में एकल रूप से बनते हैं। लैंगिक जनन प्रगत विषम युग्मकी या एडवांस्ड oogamous प्रकार का होता है। फ्रिश ने इस ऑर्डर में एक ही कुल ऊडोगोनियसी मानी है जिसके लक्षण ऑर्डर के समान ही है। इस कुल में केवल 3 वंश ऊडोगोनियम, ऊडोक्लेडियम तथा बल्बोकीट है। अब ऊडोगोनियम ऊडोज का मतलब स्वेलिंग या फूलना, गोनोज का मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडीज या जनन संरचनाएं। इस वंश का सही उच्चारण ईडोगोनियम है, फिर भी अधिक प्रचलन के कारण ऊडोगोनियम भी प्रयोग किया गया है। अब इसकी अकरेंस या प्राप्ति स्थान। ऊडोगोनियम की लगभग 400 से अधिक जातियां हैं जिनमें से केवल अकेले भारत में 115 से अधिक जातियां मिलती है। यह अलवणीय जल या फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला शैवाल है जो परिपक्व अवस्था में मुक्त रूप से तैरता हुआ मिलता है, परंतु तरुण अवस्था में जलीय उच्च पौधों के तनों और पर्णों तथा दूसरे शैवालों से चिपका हुआ अधिपादपीय या एपीफाइटिक के रूप में रहता है। बहते हुए जल में रहने वाली जातियों में तंतु सदैव अधः स्तर या सबस्ट्रेटम से चिपके हुए ही रहते हैं। कुछ जातियां स्थलीय या टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। ऊडोगोनियम की कुछ प्रमुख भारतीय जातियां हैं ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ऊडोगोनियम रंधावी, ऊडोगोनियम सीलिएटा आदि। अब है थैलस स्ट्रक्चर। थैलस की संरचना। पादप शरीर हरा बहुकोशिक अशाखित तंतु होता है जो कई बेलनाकार व विभिन्न आकार तथा आकृति की कोशिकाओं से बना होता है। इस तंतु को 3 भागों में विभेदित किया जा सकता है। पहला आधारी स्थापनांग या बेसल होल्डफास्ट, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जो सबसे नीचे वाली सेल है वो होल्डफास्ट कहलाती है। बीच में अंतर्वेशी कोशिकाएं या इंटरकैलरी सेल्स तथा शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल प्राय रंगहीन तथा स्थापनांग के रूप में कार्य करती है। इस कोशिका की निचली सतह सरल या पालीवत या लोब्ड होती है जो तंतु के स्थिरीकरण में सहायक होती है। आधारी तथा शीर्षस्थ कोशिकाओं के मध्य स्थित अनेक कोशिकाओं को अंतर्वेशी कोशिकाएं कहते हैं जो तंतु का अधिकांश भाग बनाती हैं। ये सभी हरी तथा संरचना में एक समान होती है। कुछ कोशिकाओं के ऊपरी सिरे पर एक वलय रूप या रिंग लाइक घेरे पाए जाते हैं
जिन्हें आच्छद या कैप्स कहते हैं। एक कोशिका पर टोपियों की संख्या यह संकेत करती है कि अमुक कोशिका कितनी बार विभाजित हो चुकी है। तो इसमें मुख्य रूप से कैप सेल्स पाई जाती हैं। इसी एल्गी में कैप सेल्स पाई जाती हैं। शीर्षस्थ कोशिका तंतु के ऊपरी सिरे पर स्थित प्राय गोलाकार तथा हरी होती है। कोशिका संरचना। कोशिकाएं लंबी एवं बेलनाकार होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तथा कोशिकाओं का अग्रभाग एंटीरियर एंड अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है। कोशिका भित्ति दृढ़ व मोटी होती है। यह 2 स्तरों से बनी होती है। भीतरी स्तर यह जीव द्रव्य के ठीक बाहर व सेलुलोज की बनी होती है। आउटर लेयर। टिफानी के अनुसार यह पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है। पैक्टिन परत के बाहर यूडोगोनियम में काइटिन की सतह उपस्थित होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि कोशिका भित्ति में इस स्तर में सेलुलोज नहीं होता है। जीव द्रव्य। यह बाहरी कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य कई पाइरिनॉइड युक्त जालिकावत हरित लवक व भित्ति लग्न केंद्रक में विभेदित होता है। कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तंतु की कुछ कोशिकाओं में अग्रभाग पर एक या अधिक हेमीसेलुलोज से बने वलयनुमा रिंग लाइक चिन्ह या मार्किंग्स पाए जाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ टोपियां या एपिकल कैप्स कहते हैं तथा ऐसी कोशिकाओं को आच्छद कोशिकाएं या कैप सेल्स कहते हैं। यूडोगोनियम इन टोपी कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण सरलता से अन्य शैवालों से पहचाना जा सकता है। अब है ग्रोथ वृद्धि। तंतुओं की कोशिकाओं के विभाजन से रेखीय वृद्धि होती है। होल्ड फास्ट कोशिका को छोड़कर तंतु की अन्य सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। कोशिका विभाजन। यूडोगोनियम में कोशिका विभाजन विशिष्ट प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन के विभिन्न चरण इस प्रकार से हैं। पहला, कोशिका विभाजन के प्रारंभ में ही कोशिका का केंद्रक ऊपर की ओर गमन करता है और आधारीय सिरे से लगभग 2/3 दूरी पर पहुंच जाता है। केंद्रक कुछ लंबा होकर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री केंद्रकों को जन्म देता है। केंद्रक विभाजन सामान्य रात्रि के समय होता है। यह इस डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज या पूर्वावस्था में ही कोशिका के दूरस्थ छोर के ठीक नीचे पार्श्व भाग में हेमीसेलुलोज की एक वलय उत्पन्न होती है। ये वलय पार्श्व भित्ति के आंतरिक मुख को घेरती है। वलय मोटाई में बढ़ती है तथा पार्श्व भित्ति से कई गुना मोटी हो जाती है। अब पार्श्व भित्ति में वलय के ठीक सामने एक खांच या ग्रूव बनती है। इसी के साथ पार्श्व भित्ति के खांच के बाहर एक अनुप्रस्थ दरार या ट्रांसवर्स स्लिट दिखाई देने लगती है। वलय के पूर्ण परिवर्धन होने के साथ ही साथ समसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है और अब कोशिका द्रव्य विभाजन से एक पट्ट बनता है और 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। अब प्रत्येक पुत्री जीव द्रव्य लंबाई में बढ़ता है और जनक जीव द्रव्य के बराबर लंबा हो जाता है। पुत्री जीव द्रव्य की लंबाई बढ़ने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। निचला पुत्री जीव द्रव्य तब तक लंबाई में बढ़ता है जब तक कि
जब तक कि इसका ऊपरी छोर पार्श्व भित्ति में दरार के पास नहीं पहुंच जाता है। इससे निचले वाले पुत्री जीवद्रव्य में केवल पुरानी पार्श्व भित्ति ही रह जाती है। इसी दौरान ऊपरी पुत्री जीवद्रव्य भी लंबाई में बढ़ता रहता है। इस जीवद्रव्य की पार्श्व भित्ति वलय या रिंग के तनने या प्रसार स्ट्रेचिंग से बनती है। निचले वाले पुत्री जीवद्रव्य के लंबे होने से शलथ पट ऊपर की ओर खिसकता है और अंत में यह पार्श्व भित्ति में जो दरार है उससे थोड़ा सा नीचे स्थित हो जाता है। जनक कोशिका के वलय या रिंग के ऊपर वाला भाग ऊपरी पुत्री जीवद्रव्य के ऊपरी भाग पर आच्छाद या कैप के रूप में रहता है। कोशिका के ऊपर आच्छादों या कैप की संख्या यह दर्शाती है कि कोशिका का कितनी बार विभाजन हुआ है।